दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑनलाइन पाठशाला में। और उत्तराखंड सरकार द्वारा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा एक विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें कि एक विज्ञापन जारी किया गया है और राज्य अभियंत्रण सेवा से संबंधित है। यानी मुख्य रूप से सहायक अभियंता की पोस्ट निकली हैं 154 पोस्ट, यानी एई। तो इसके बारे में देखते हैं। तो जो इसमें मुख्य रूप से है, कुल जो रिक्तियाँ हैं विभाग में वो 154 है टोटल। इसमें सबसे ज़्यादा वरीयता प्राप्त जो वर्ग है वो है सिविल इंजीनियरिंग। सबसे ज़्यादा पद उसी में है, 141 पद हैं टोटल। जितने भी 154 पदों में से हैं 141 सिविली में हैं। उसके बाद मैकेनिकल और इंजीनियरिंग को संयुक्त रूप से एक पद है, और मैकेनिकल में 10 हैं और इलेक्ट्रिकल में 2 हैं। तो देखते हैं ये पद किस प्रकार से कॉम्बिनेशन किया गया है इनका। तो सबसे पहले ग्रामीण निर्माण विभाग में सहायक अभियंता के टोटल 24 पद हैं, ये सिविल से संबंधित है। दूसरा है विद्युत और यांत्रिकी यानी इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के, यहाँ पर केवल एक ही पद है ग्रामीण निर्माण विभाग में, जबकि सिविल में 24 पद हैं। फिर उसके बाद आता है सिंचाई विभाग। सिंचाई विभाग में फिर से सिविल के पूरे 46 पद हैं, जबकि मैकेनिकल का केवल 10 पद हैं यहाँ पर, यांत्रिकी के और इलेक्ट्रिकल का कोई भी पद नहीं है सिंचाई विभाग में। उसके बाद आता है लघु सिंचाई विभाग। लघु सिंचाई विभाग में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के 6 पद हैं, यहाँ पर ना सिविल है, ना मैकेनिकल है, ना इलेक्ट्रिकल है। तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के 6 पद हैं। और उसके बाद फिर से सिविल के 2 पद हैं यहाँ पर, फिर से मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का कोई भी पद नहीं है लघु सिंचाई विभाग में। उसके बाद आता है पेयजल और स्वच्छता विभाग यानी उत्तराखंड जल संस्थान। उसमें फिर से सिविल इंजीनियरिंग के 21 पद हैं, और फिर से इसमें कोई भी ना मैकेनिकल का पद है ना इलेक्ट्रिकल का है, केवल सिविल के हैं पेयजल विभाग में। उसके बाद आता है ऊर्जा विभाग। ऊर्जा विभाग के अंतर्गत मैकेनिकल का कोई भी पद नहीं है और ना ही सिविल का है, केवल इलेक्ट्रिकल का है, वो भी केवल 2 पद हैं इलेक्ट्रिकल के। और उसके बाद आता है लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी, सबसे मलाईदार विभाग उत्तराखंड सरकार का। इसमें सिविल के पद हैं केवल, पूरे टोटल पद हैं इसमें सिविल के 42। यहाँ पर क्षैतिज आरक्षण के अनुसार रिक्तियों का विवरण दिया हुआ है। तो ग्रामीण निर्माण विभाग में कुल पद हैं 24, 14 तो अनरिजर्व्ड हैं। उनमें से जो 4 पद हैं वो फीमेल्स के लिए हैं, महिलाओं के लिए। और यहाँ पर एसटी का कोई भी पद यहाँ पर नहीं है, एसटी के लिए यानी अनुसूचित जनजाति के लिए कोई भी पद नहीं है ग्रामीण निर्माण विभाग में। उसके बाद सिंचाई विभाग में देखते हैं। सिंचाई विभाग में कुल पद हैं 46, अनरिजर्व्ड हैं 29, और एसटी के यहाँ पर केवल 2 पद हैं। सिंचाई विभाग में मैकेनिकल की अगर पोस्ट देखें तो मैकेनिकल की टोटल पोस्ट हैं 10, अनरिजर्व्ड हैं 6, महिलाओं के लिए 2 पोस्ट हैं मैकेनिकल की सिंचाई विभाग में। यहाँ पर लघु सिंचाई विभाग में अगर देखें तो सहायक अभियंता कृषि अभियंत्रण यानी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की टोटल पोस्ट हैं 6, एक महिलाओं के लिए है, 4 अनरिजर्व्ड है। यहाँ पर भी एसटी की कोई पोस्ट नहीं है। ज़्यादातर विभाग में जब बांटा जाता है तो यहाँ पर कम पोस्ट होने के कारण एसटी के खाते में नहीं आ रही है पोस्ट। यहाँ पर भी एसटी के खाते और एससी में भी नहीं है, ओबीसी में भी नहीं है, क्योंकि केवल 2 पोस्ट हैं यहाँ पर रिजर्व अनरिजर्व्ड। तो फिर पेयजल और स्वच्छता विभाग के अंतर्गत देखें तो टोटल पोस्ट हैं 21, और यहाँ पर अनरिजर्व्ड हैं 9, महिलाओं के लिए हैं 2 पोस्ट। एसटी के लिए यहाँ पर भी कोई पोस्ट नहीं है पेयजल स्वच्छता विभाग में सिविल में। ऊर्जा विभाग में अगर हम बात करें तो टोटल पद हैं 2, और इसमें अनरिजर्व्ड 1 है और 1 एससी के लिए यहाँ पर। लोक निर्माण विभाग में यानी पीडब्ल्यूडी में है टोटल पद 42, अनरिजर्व्ड हैं 18, महिलाओं के लिए है 5 पद, एसटी के लिए 4, एससी के लिए 9 और ओबीसी के लिए 7। कमाल की बात यह है कि इसमें सभी कैटेगरी के लिए एक एक पद दिए गए हैं। ऑर्फन के भी लिए दिया गया है 1 पद जिनके माता पिता नहीं हैं, दिव्यांगजनों के लिए भी दिया गया है, स्वतंत्रता सेनानी के लिए भी दिया गया है, और महिलाओं के लिए भी दिया गया है। यानी लोक निर्माण विभाग में लगभग हर कैटेगरी के लिए पद आवंटित किए गए हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसके बाद अगर हम देखें शैक्षिक योग्यता की, तो इसमें पद का स्वरूप है राजपत्रित और स्थायी परमानेंट नौकरी है। राजपत्रित यानी गजेटेड ऑफिसर होता है एई, सहायक अभियंता। तो इसमें शैक्षिक योग्यता की हम बात करें तो किसी भी जो मान्यता प्राप्त संस्थान होता है वहाँ से, या जिस विश्वविद्यालय से हमने डिग्री ली है, स्नातक उपाधि होनी चाहिए, यानी आपके डिग्री होनी चाहिए सिविल अभियंत्रण की। अगर आप सिविल के पदों को भरते हैं तो आपको सिविल इंजीनियरिंग की उसमें डिग्री होनी चाहिए, यानी बीटेक किया होना चाहिए आपने। अगर बात करें हम अनिवार्य योग्यता की, तो ये एक अनिवार्य योग्यता है कि आपके पास स्नातक की उस कैटेगरी के संबंधित डिग्री होनी चाहिए। लेकिन अगर हम
अधिमानी योग्यता की बात करें तो अधिमानी योग्यता यानी ये कंपलसरी नहीं है, ये नेसेसरी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास ये अधिमानी योग्यता होती है तो आपको वरीयता दी जाती है पदों में। जैसे कि राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी का अगर आपने स्कूल में किया हो, बी सर्टिफिकेट या आपके पास सी सर्टिफिकेट हो तो आपको अधिमानी योग्यता प्राप्त हो जाती है, यानी आपको छूट मिलेगी। सिंचाई विभाग में ऐसा ही है, सिंचाई विभाग में भी वैसी योग्यता चाहिए जैसे सारे विभाग में चाहिए। लगभग अगर हम बात करें तो बीटेक होना चाहिए, किसी भी विश्वविद्यालय से आपके पास बीटेक की डिग्री होनी चाहिए। अगर यहाँ पर कनिष्ठ अभियंता रहता है यानी जेई रहता है तो उसके पास पॉलिटेक्निक होना चाहिए। और यहाँ पर क्योंकि एई है, सहायक अभियंता है, तो उसके पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बीटेक की डिग्री होनी चाहिए, यानी इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। वो बीई भी हो सकता है। उसके अंतर्गत जितने भी ये पद हैं तो इनमें डिग्री मानी गई है, चाहे वो यांत्रिकी के पद हों यानी मैकेनिकल के हो, विद्युत के हो यानी इलेक्ट्रिकल के हो, और चाहे वो सिविल के पद हों। तो चाहे वो कोई भी विभाग हो, पेयजल विभाग हो, ऊर्जा विभाग हो, लोक निर्माण विभाग हो यानी पीडब्ल्यूडी हो, या लघु सिंचाई विभाग, तो लगभग सभी में डिग्री चाहिए। और इन्हीं तीन ही पोस्ट पर यहाँ पर विज्ञप्ति जारी हुई है। एक सिविल के लिए हुई है जो सबसे ज़्यादा पोस्ट हुई हैं, उसके बाद मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। सिविल में सबसे ज़्यादा 141 पोस्ट यहाँ पर दी हुई हैं। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिकल का। इलेक्ट्रिकल में अगर संयुक्त रूप से बात करें तो दोनों को मिलाकर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में एक पोस्ट है, और अगर सिंगल बात करें हम मैकेनिकल की, मैकेनिकल में है 10 पोस्ट, और अगर सिंगल बात करें हम इलेक्ट्रिकल की, उसमें है 2 पोस्ट। अगर हम देखें पूरा चयन की प्रक्रिया देखते हैं, चयन की प्रक्रिया में लिखित प्रश्न पत्र दिया जाएगा जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार का यानी ऑब्जेक्टिव प्रकार का आपको प्रश्न पूछा जाएगा। तो उसके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से आपको एक सही उत्तर छानना होगा। माइनस मार्किंग भी होगी इसमें। और इसके अंतर्गत उसके बाद जैसे अगर आप क्वालिफाई करते हैं रिटन एग्ज़ाम तो उसके बाद आपका होता है साक्षात्कार, इंटरव्यू होता है। उसके बाद आयु सीमा की बात करें तो मिनिमम है 21 वर्ष और 42 वर्ष। अगर हम ये आयु सीमा वैसे निर्धारित होती है जनरल कैंडिडेट के लिए, और उसके बाद अलग अलग वर्गों के अनुसार आयु सीमा का निर्धारण होता है। जैसे हम देख सकते हैं कि आयु सीमा में किस तरह छूट दी गई है। जैसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति या और उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग है यानी एससी एसटी और ओबीसी को 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी गई है। यानी यहाँ पर अगर दिया गया है 42 वर्ष तो वो 47 वर्ष तक अगर है किसी की आयु इतनी तक तो वो कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं इस फॉर्म को। लेकिन अगर जनरल कैंडिडेट की बात करें तो उसकी आयु सीमा होनी चाहिए 21 से 42 वर्ष के बीच, और केवल 5 वर्ष की छूट एससी एसटी और ओबीसी को मिली हुई है। इसके अतिरिक्त स्वतंत्रता जो सेनानी हैं उन्हें भी 5 वर्ष की आयु छूट मिली हुई है। उसमें इस परीक्षा का आयोजन 3 चरणों में किया जाएगा। पहला जो चरण होगा वो होगा सामान्य योग्यता परीक्षण। पहला जो चरण होगा इसका यानी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। इसके अंतर्गत 3 विषय सामग्री है। पहले होगा सामान्य हिंदी का, सामान्य अंग्रेजी और सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे इसमें। और जो अगला होगा दूसरा चरण उसमें अभियांत्रिकी के संबंधित जिससे जो भी आपका ट्रेड होगा उससे संबंधित ये प्रश्न पत्र होगा। पहला प्रश्न पत्र लगभग हर ट्रेड का सेम होगा, और दूसरा जो होगा वो ट्रेड अनुसार होगा यानी जिससे सिविल से किया हो तो सिविल का देगा, जिसने मैकेनिकल किया हो वो मैकेनिकल, जिसने इलेक्ट्रिकल किया और जिसने एग्रीकल्चर का किया हो तो वो अपने ट्रेड वाइज देंगे दूसरा पेपर। लेकिन पहला पेपर सबका सेम होगा जिसमें सामान्य हिंदी, सामान्य इंग्लिश और सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा। और जो तीसरा होगा, जो तीसरा चरण होगा वो इसका तो वो होगा साक्षात्कार यानी इंटरव्यू आपको देना होगा। और इन तीनों चरणों के पास करने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा।